नमस्ते। क्या कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी इतनी अनोखी, इतनी खास क्यों है? आज हम उन्हीं बुनियादी सिस्टम्स को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे इस ग्रह को रहने लायक बनाते हैं। चलिए, पृथ्वी के इन 4 प्रमुख परिमंडलों की दुनिया में एक सफर पर निकलते हैं। तो चलिए इस सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर वो कौन सी चीज है जो पृथ्वी को बाकी ग्रहों से इतना अलग बनाती है? इसी सवाल का जवाब हमें पृथ्वी के एक दूसरे से जुड़े हुए परिमंडलों की तरफ ले जाता है। और इसका जवाब ना हमारी आंखों के ठीक सामने है, लेकिन बहुत गहरा है। ये सब मुमकिन होता है 3 जरूरी चीजों के मेल से, जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं: हमारी जमीन, पानी और हवा। तो चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत उस नींव से करते हैं जिस पर हम सब खड़े हैं, हमारी ठोस जमीन, जिसे हम स्थलमंडल के नाम से जानते हैं। तो ये स्थलमंडल आखिर है क्या? ये पृथ्वी का वो ठोस हिस्सा है, यानी चट्टानें और मिट्टी की वो पतली परतें जो जीवन को पनपने का आधार देती हैं। और इसका नाम भी बड़ा दिलचस्प है। ये लिथोस्फीयर शब्द ग्रीक के लिथोस से आया है, जिसका मतलब होता है पत्थर। अगर स्थलमंडल की विशालता को समझना हो ना, तो चलिए इसकी सबसे ऊंची चोटी पर एक नजर डालते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर, जी हां, हम बात कर रहे हैं माउंट एवरेस्ट की। सोचिए जरा, ये समुद्र तल से पूरे 8,848 मीटर ऊंचा है। और हां, जब भी हम जमीन की ऊंचाई नापते हैं तो उसकी शुरुआत हमेशा समुद्र के लेवल से ही होती है, जिसे हम 0 पॉइंट मानकर चलते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जहां एक तरफ सबसे ऊंचा शिखर है, तो वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु भी है, प्रशांत महासागर में मैरियाना गर्त, जो 11,022 मीटर गहरा है। यह दिखाता है कि हमारी पृथ्वी की सतह में कितनी ज्यादा विविधता है। ये स्थलमंडल सिर्फ चट्टान और मिट्टी का ढेर नहीं है, ये इंसानी जज्बे और हिम्मत की कहानियों का भी गवाह है। 1953 में न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नोरगे शेरपा ने पहली बार एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा। फिर 1975 में जापान की जुंको ताबेई ऐसा करने वाली पहली महिला बनी, और 1984 में बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने इस शिखर को फतह किया। अच्छा, तो जमीन की बात तो हो गई। अब चलिए लहरों की दुनिया में गोता लगाते हैं और पृथ्वी के दूसरे सबसे जरूरी परिमंडल यानी पानी की इस विशाल दुनिया को समझते हैं। यह है जल मंडल यानी हाइड्रोस्फीयर। इसका नाम ग्रीक शब्द हुडोर से आया है, जिसका मतलब होता है पानी। और ये हमारे ग्रह का लगभग 71% हिस्सा घेरे हुए हैं। इसी वजह से तो हमारी पृथ्वी अंतरिक्ष से नीली दिखती है। और यहीं पर एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। हमारे इस ब्लू प्लैनेट का 97.5% पानी तो महासागरों में है, जो इतना खारा है कि हम उसे सीधे इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। यही तो सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक ऐसा ग्रह जो पानी से लबालब भरा है, फिर भी पीने और इस्तेमाल करने लायक ताजे पानी की हमें भारी कमी का सामना करना पड़ता है। चलिए अब पानी से ऊपर उठते हैं और हवा के उस अदृश्य कंबल को देखते हैं जिसने हम सबको चारों ओर से घेर रखा है। यह है वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर, जो ग्रीक शब्द एटमॉस यानी वाष्प से बना है। ये गैसों की एक ऐसी परत है जो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तो देती ही है, साथ ही हमें सूरज की खतरनाक किरणों से भी बचाती है। तो जब हम सांस लेते हैं तो असल में क्या अंदर लेते हैं? हमारी हवा में करीब 78% तो नाइट्रोजन है और 21% वो ऑक्सीजन जो हमारे जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी है, और बचा हुआ 1% कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन जैसी दूसरी गैसों से बना है। हमारा वायुमंडल भी ना बिल्कुल एक प्याज की तरह है, परत दर परत। जमीन से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ये परतें आती हैं। सबसे पहले शोभ मंडल, जहां मौसम की सारी हलचल होती है। फिर समताप मंडल, जिसमें हमारी रक्षा करने वाली ओजोन परत है। उसके बाद मध्यमंडल, आयन मंडल और सबसे बाहरी परत बहिर्मंडल। और अब आखिर में हम उस परिमंडल की बात करेंगे जो सिर्फ इसलिए मौजूद है क्योंकि बाकी 3 एक दूसरे से मिलते हैं और आपस में इंटरैक्ट करते हैं। इसे कहते हैं जीवमंडल यानी बायोस्फीयर, जो ग्रीक शब्द बायोस से बना है, जिसका मतलब है जीवन। ये कोई अलग दुनिया नहीं है, बल्कि ये वो जादुई जोन है जहां जमीन, पानी और हवा एक दूसरे से मिलते हैं और जिंदगी को पनपने का मौका देते हैं। तो एक बार फिर से दोहराते हैं, हमने पृथ्वी के 4 एक दूसरे से जुड़े परिमंडलों को समझा है:
स्थलमंडल यानी हमारी जमीन, जलमंडल यानी पानी की दुनिया, वायुमंडल यानी हवा का घेरा, और इन तीनों के संगम से बना जीवमंडल यानी जीवन का क्षेत्र। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। इन जीवन देने वाले सिस्टम्स के बीच का ये जो संतुलन है, ये आखिर कितना नाजुक है, और इसे बनाए रखने में हमारी क्या जिम्मेदारी है?